एवरीवन। टुडे वील बिगिन विद अ न्यू सीरीज। आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं BCH CT 137। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे लेटेस्ट पेपर, दैट इज दिसंबर 2025। तो फिर धीरे धीरे करके विल बी मूविंग टू द प्रीवियस पेपर्स। तो दिसंबर 2025 का बेटा इस पेपर के अंदर आपको पता होगा कि पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए के अंदर आ जाता है बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस, और फिर पार्ट बी के लिए आई विल पुट अनदर वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैनियम प्लस आयन। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें जो बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए वो ये कि 1 से लेकर 30 तक के आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। 1 से 20 तो आई गेस सबने करे हुए होते हैं, बट वो बहुत पहले करे हुए होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड सो ऑन। और फिर उसके बाद 21 से 30 स्कैंडियम, वेनेडियम वगैरह। उसकी बहुत सी शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं। साइंस के बच्चे TVVCR को महंगा समझ के फेंको नहीं, या कुछ भी, कोई भी आप एक सेंटेंस की फॉर्म में उसको याद रख लो, क्योंकि 21 to 30 में ना बेटा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, स्कैंडियम हो गया। ये 21 to 30 वाले इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 21 to 30 वाले, जैसे स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये बेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कैंडियम का आ जाता है, मैंगनीज का आ जाता है, क्रोमियम एक एक्सेप्शन है, उसका आ जाता है, आयरन, कोबाल्ट। तो मैक्सिमम जो है ना वो 21 to 30 के बीच के आते हैं। ठीक है, तो 3P6 तक तो, मतलब 4s2 तक तो सभी फेल हो रहा होता है। 4s2 तक क्योंकि 20 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे 3D1 जाएगा, फिर 3D2, फिर 3D3, फिर 3D4 जाता है। लेकिन क्रोमियम के अंदर क्या होता है कि उसको और स्टेबल बनाने के लिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाता है यहाँ पे, तो ये 3D5। तो इस टाइप की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक आपने +1 +2 में करी हुई होगी, बट हो सकता है कि इसको रिवाइज करे हुए आपको थोड़ा टाइम हो गया। तो इसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि इससे आपको इजीली 2 to 4 मार्क्स तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो इसी में से। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बेटा, स्कैंडियम प्लस आयन की। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20। स्कैंडियम, सॉरी 21। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, आर्गन। आर्गन के बाद 4s2 फेल हुआ और 3D1, क्योंकि अभी हमने देखा और डिस्कस करा कि 20 एलिमेंट्स तक 4s2 तक फेल हो जाता है। ठीक है, उससे पहले का हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम 18 एलिमेंट तक आर्गन लिखेंगे। 19 और 20 जाते हैं 4s ऑर्बिटल में, तो 4s2 लिख दिया, और फिर हमारा फेल होगा 3D, तो ये बन गया 3D1। ठीक है, लेकिन जब इसके ऊपर आ जाता है चार्ज +1 का, तो +1 का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से अब यहाँ पे बन गया 4s1 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है 4s ऑर्बिटल में। नेक्स्ट अगर हमारा क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है कि कंप्लीट एंड बैलेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है टिटेनियम प्लस ऑक्सीजन। तो टिटेनियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा टिटेनियम ऑक्साइड, दैट इज TiO2। क्रोमियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा क्रोमियम ऑक्साइड, दैट इज Cr2O3। इसके लिए अगर हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताएंगे तो हम इसको इजीली कर पाएंगे। उसी तरह इसमें एक थर्ड वाला पार्ट है, दैट इज कॉपर प्लस ऑक्सीजन। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन हो जाता है बेटा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज कलर्ड एंड गिव रीजन। इनमें से कौन से आयन है जो कलर्ड है। बेटा ये सारे, अब कलर होना या ना कलर होना इस पर डिपेंड करता है कि उसके पास d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो अगर d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वो जो एलिमेंट है वो कलर एग्जिबिट करेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे dd ट्रांजिशन होगी। लेकिन अगर d ऑर्बिटल के अंदर सारे मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर वहां पे कलर नहीं एग्जिबिट होगा। और इन सब चीजों के लिए हमें क्या याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाते हैं टिटानियम पे। टिटानियम का नंबर सॉरी, टिटानियम का नंबर आता है 22 पे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमने कहा था कि आर्गन और 4s2 तक हमारे पास आ जाते हैं 20 एलिमेंट्स। इसके बाद आ जाएंगे 3D2। ठीक है, अगर टिटानियम 4+ है तो बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, 2 यहाँ से चले गए और 2 यहाँ से चले गए। दैट मीन्स इसके पास अब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो टिटानियम +4 इज कलरलेस एज इट हैज 3D0 कॉन्फ़िगरेशन, सिंस देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल। तो dd ट्रांजिशन भी पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए ये कलरलेस कंपोनेंट होगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, दैट इज Fe aqua 6, मतलब वाटर के साथ, ये लिगेंड, इसका लिगेंड है वाटर, वाटर के साथ कंबाइन हो रहे हैं 6 मॉलिक्यूल के साथ। तो अगर सबसे पहले तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखनी पड़ेगी।
यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है बेटा +3। +3 में इसके पास कॉन्फ़िगरेशन आई 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन के पास इट इज़ कलर्ड एज़ इलेक्ट्रॉन्स कैन अंडरगो डी ट्रांजिशन बाय एब्ज़ॉर्बिंग वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो, आयरन होता है बेटा 26, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं 4s2 3d6, ठीक है। लेकिन हमने कहा Fe3+ है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4s2 में से जाते हैं और बाद में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा d में से, तो ये कितना हो गया बेटा 3d5। और अगर ये 3d5 है तो अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की इसमें डी ट्रांजिशन होगी और ये कलर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट होता है बोहर मैग्नेटन, और ये फॉर्मूला भी है क्योंकि बहुत बार हमें मतलब इसका एक फॉर्मूला भी है n+2 अंडर द रूट। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए आता है, वेयर इज n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर, हाँ जी, नेम एनी टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स। तो ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे उन्होंने 2 बोले हैं, बट हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम 2 से ज़्यादा याद रख लेते हैं। तो एक हो गया आयरन, देन जिंक, कॉपर एंड मैंगनीज, ये 4 इंपॉर्टेंट है। आयरन कहाँ पे यूज होता है, आयरन बेटा कैटालेज एंजाइम में यूज होता है और साइटोक्रोम्स में प्रेजेंट होता है। जिंक एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। कॉपर जो होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो उसमें ये रोल प्ले करता है। और मैंगनीज जब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वाटर स्प्लिटिंग हो रही होती है, हाइड्रोलिसिस हो रहा होता है, तो उस टाइम पे मैंगनीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हो गए, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और ये उनके फंक्शनिंग के लिए असेंशियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट हैव अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है। तो सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती किसकी है, यहाँ पे वैसे सबकी होनी चाहिए बट फिर भी हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जहाँ पे सेंट्रल एटम 6 लिगेंड्स के साथ बाइंड होता है। जैसे ये सेंट्रल एटम है, 6 लिगेंड्स के साथ बाइंड है, तो वहाँ पे चांसेस है कि उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सा ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे नहीं है, द आंसर विल बी वेनेडियम और क्लोराइड का जो कंपाउंड बन रहा है वहां पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं Cr3+ हैज D3 कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें T2G के अंदर जा रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और Eg के अंदर 4, बिकॉज ईच ऑफ द 3 T2G ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। अगर हम बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें फर्स्ट वाले की, ठीक है, इसमें हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली +3 के बाद हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखी तो T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। जब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ ईच ऑफ द 3 T2G ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली, इसलिए इसकी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर हम बात करते हैं वेनेडियम की, तो यहाँ पे वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, तो इसके T2G में आया 1 इलेक्ट्रॉन। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही सारा मैटर है, ठीक है। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पार्शियली फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो, तो यहाँ पे क्योंकि सिमेट्री नहीं दिख रही, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली, ऑल्सो लार्ज साइज ऑफ क्लोराइड लीड्स टू इंक्रीज स्टेरिक रिपल्शन, तो इसलिए यहाँ पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने के लिए मिलेगी। यही अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो Fe और जब वो वाटर के साथ एक्वा के साथ कंबाइन करता है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe3+, D5 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और Eg के अंदर 2। दोनों ही जो शेल्स है, दोनों ही जो ऑर्बिटल है T2G और Eg वो पार्शियली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। अगेन यहाँ पे सिमेट्री है, तो ये क्या है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वही जो भी हमने फॉर्मूला डिस्कस करा था, दैट इज, एक सेकेंड, हाँ जी, रूट के अंदर n+2 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे। और यहाँ पे n किसको रेफर करता है, n रेफर करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। तो उस हिसाब से हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम ये फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। हमारे पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है MnH2O6 और उसके ऊपर चार्ज है +2 का। बेटा H2O जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो अगर मुझे मैंगनीज की निकालनी हो x + 0 = +2, तो मतलब कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2, ठीक है। अगर अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्योंकि हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, 20 तक होती है कॉन्फ़िगरेशन Ar4s2,
ठीक है। उसके बाद 3D के अंदर चले गए 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आई बेटा +2, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होंगे? 4s ऑर्बिटल में से लूज होंगे। अब Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन हो गई Ar3d5। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस एज वाटर इज अ वीक लिगेंड। वाटर जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। जो वीक फील्ड लिगेंड होता है ना वो पेयरिंग नहीं करवाता। अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी हुई होगी शायद, तो उसमें ऐसे होता था बेटा, जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है, 3d5 है। अब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब अगर वाटर को यहाँ पे आना है, अगर वाटर पेयरिंग करा सकता तो बच्चे क्या होता, मान लो अगर ये पेयरिंग करा सकता तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ना इधर शिफ्ट कर देता, तो ना यहाँ पे पेयरिंग होनी शुरू हो जाती। ठीक है, लेकिन वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये पेयरिंग नहीं करवा सकता। एक सेकेंड, हाँ जी, वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये पेयरिंग नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3D ऑर्बिटल आया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, ये सारे ही अनपेयर्ड हैं, तो हमारे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो कितने आ गए? 5। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला ये रहा, रूट में n × n+2, दैट मीन्स 5 × 5 + 2, तो वैल्यू आ गई नियरली 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसीलिए आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, 21 से 30 तक की अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और ये सारी चीज़ों को करते हैं। ये कर लिया तो बच्चे आपको हर क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली ईजी लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर हमें करना है CuCl का, वो कैलकुलेट करना है, स्पिन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। CuCl के अंदर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1, तो x प्लस -1, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ओवरऑल, तो हो गया 0। तो अगर इससे हमने कैलकुलेट करा तो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन कितनी आई? +1। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 29, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है Ar4s1 3d10। अब अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 4s ऑर्बिटल में से। कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी? Ar3d10। अब 3d10 के अंदर तो 5 ही ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो जाएंगे। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, कंप्लीटली फिल्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। Why is the size of element of third transition series almost similar to the element of second transition series? बेटा जो सेकेंड सीरीज होती है और जो थर्ड सीरीज होती है, अब जनरली क्या होता है जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज के अंदर साइज इंक्रीज होता हुआ हमें नहीं दिख रहा? दोनों का साइज सेम क्यों आ रहा है? उसका मेन रीजन है बेटा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, द साइज the size of the elements in the second, that is 4D series, and third, that is 5D series, are nearly identical due to lanthanide contraction. किस वजह से हो रहा है? lanthanide contraction की वजह से. The filling of 4f orbitals before the 5D series result in the poor shielding effect. अब क्या होता है, पहले 4f ऑर्बिटल फिल होता है, उसके बाद 5D, और 4f का ना जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत खराब है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब अगर आप समझने की कोशिश करो तो अंदर बेटा क्या है, सॉरी एक सेकंड, हाँ, एक एटम में न्यूक्लियस है, अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन्स, बाहर शेल्स हैं। ठीक है, बाहर शेल के अंदर क्या एंटर हो रहे हैं? बाहर शेल के अंदर एंटर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं। अब क्या होगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होने की वजह से ये जो शेल है ना, वो इन इलेक्ट्रॉन को इन प्रोटॉन के साथ जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो डेवलप करने नहीं देगी। लेकिन डी और एफ ऑर्बिटल में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ना वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। अब शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से हमें देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे बेटा है न्यूक्लियस जहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे बाहर ऑर्बिटल्स हैं, मान लो ये हमारी है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम है, बाहर आ गई लेट्स से डी ऑर्बिटल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि एफ का शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से the size of the element in the second and the third series are nearly identical due to lanthanoid contraction या lanthanide contraction भी बोलते हैं. The filling of 4f orbital before 5d, क्योंकि 5d शेल से पहले 4f आ रहा है जो 5d के इलेक्ट्रॉन को अंदर इंटरैक्ट करने से नहीं रोक पा रहा है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट causing a stronger nuclear pull that offsets the expected increase in size. तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन जो है बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो साइज इंक्रीज होना था वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मेन हम अगर सब पॉइंट्स बनाए तो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज जो है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन ऑफ द फॉलोइंग।
अगेन हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और हमें निकालना है, हाँ जी, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एजी की, यहाँ पे अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया की जो ऑक्सीडेशन होती है वो होती है 0। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो एजी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 1। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कितने लिगेंड्स के साथ बाइंड कर रहा है, 2 लिगेंड के साथ बाइंड कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। अगेन यहाँ पे इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, क्योंकि वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू होगी 2। सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे होगा 6, क्योंकि ये कितने लिगेंड्स के साथ बाइंड कर रहे हैं, 6 लिगेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द आईपेक नेम ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने एक का पूछा, बट हम दोनों का कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईपेक नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर बार 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। म्यू, अमीडो, बिस। अमीडो मतलब क्योंकि ये एन से अटैच हो रहे हैं, ठीक है। बिस मतलब 2। अब 2 मॉलिक्यूल कौन से हैं, पेंटा अमीन कोबाल्ट। पेंटा अमीन कोबाल्ट मतलब अगर आप यहाँ पे देखो, ये CONH3, और CO के साथ कितने NH3 हैं, 5। यहाँ पे भी बेटा अगर आप देखोगे तो CONH3 बन रहा है, एक सेकेंड। अगर आप इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, ये भी क्या है, CONH3 होल 5। ये भी क्या है, CONH3 होल 5। और ये किसके साथ अटैच है, अमीडो ग्रुप के साथ। तो अमीडो ग्रुप के साथ 2 पेंटामीन कोबाल्ट जो है वो बाइंड है, और लास्ट में यहाँ पे जो बाहर एनायन होता है वो हम बाहर लिख देते हैं, दैट इज नाइट्रेट, ठीक है। और कोबाल्ट की जो भी हम सेंट्रल एटम लिखते हैं उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ओके जी। अगर आप नेक्स्ट वाले का नाम देखोगे तो नेक्स्ट वाले के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे ट्राई कार्बोनाइल आयरन, ट्राई कार्बोनाइल आयरन हम बोल रहे हैं इसको, FeCO3 को, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, FeCO3। तो बिस ट्राई कार्बोनाइल आयरन हो गए, 2 हैं ट्राई कार्बोनाइल आयरन, और वो किसके साथ अटैच है, ट्राई कार्बोनाइल आयरन के साथ, इसके साथ CO3 के, सॉरी, ट्राई कार्बोनाइल के साथ। तो ट्राई कार्बोनाइल के साथ 2 बिस ट्राई कार्बोनाइल आयरन जो है वो अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट वाले आईपेक नेम के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। एक हाँ जी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, CONH3 5 NO2 Cl2, यहाँ पे बेटा 2 तरीके के आइसोमेरिज्म हमें दिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, जब भी कभी कभी क्या होते हैं, कोई लिगेंड्स होते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब जैसे NO2 कभी सिर्फ N के साथ, सेंट्रल एटम जो है वो N के साथ बाइंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है जो सेंट्रल एटम है ये NO2 ऐसे हो जाए और सेंट्रल एटम O के साथ बाइंड करे, ठीक है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल या तो वो नाइट्रोजन की हेल्प से लिंक कर रहा है या वो ऑक्सीजन की हेल्प से लिंक कर रहा है। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोल देते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। और ये तब होता है जब जो हमारा लिगेंड है, वन ऑफ द लिगेंड इज बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, उसके पास 2 बाइंडिंग साइट्स हैं। तो CONH3 NO2 Cl2 ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये NO2 ना लिख के ये क्या हो सकता है, ONO। इसका नाम होगा पेंटामीन नाइट्रो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, और इसका होगा पेंटामीन नाइट्रेटो। अगर ONO हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट। यहाँ पे हमने N कोबाल्ट लिखा था क्योंकि N से लिंक हो रहा था, यहाँ पे हम O कोबाल्ट लिख रहे हैं क्योंकि O से लिंक हो रहे हैं। हाउएवर इट कैन ऑल्सो एग्जिबिट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे हमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी देखने के लिए मिल सकता है। इट कैन ऑल्सो एग्जिबिट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इट अकर्स व्हेन अ लिगेंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंटरचेंजेस विद द काउंटर आयन। लिगेंड अंदर से बाहर आ गया और बाहर से काउंटर आयन जो है वो अंदर चला गया। अगर हम मॉलिक्यूल को देखें, हाँ जी, ये देखो, यहाँ पे हमारे पास Cl2 थे 2 बार, और अंदर क्या था बेटा, NO2 था। तो हमने क्या करा, एक NO2 बाहर भेज के एक Cl2 अंदर भेज दिया, तो एक लिगेंड बाहर आ गया और एक काउंटर आयन अंदर चला गया। तो इस टाइप से जब चेंज होता है तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। अब अगेन आपको आई वुड सजेस्ट कि आप नॉमेनक्लेचर और ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको अच्छे से करो, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। अभी हमारे पास क्वेश्चन था जहाँ हमें केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ था, हमें नाम बताना था। अब हमें नाम दिया हुआ है, हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो टेट्रा पायरिडीन प्लैटिनम, टेट्रा क्लोराइड प्लैटिनेट। टेट्रा पायरिडीन तो मतलब पायरिडीन कितने हैं, 4, और सेंट्रल एटम कौन सा है, प्लैटिनम। और फिर टेट्रा क्लोराइड, क्लोरिडो कितने हैं, 4, और प्लैटिनम के साथ है। और ये प्लैटिनेट, जब भी 8 आ जाता है ना तो बेटा 8 आता है अनायनिक पार्ट के साथ। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट हुआ और ये पॉजिटिव वाला पार्ट हुआ, ठीक है। अगर आप ऐसे रिवाइज करके देखोगे तो नॉमेनक्लेचर बहुत ईजी है, बट अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम है देन यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है पेंटा अमीन एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब पेंटा अमीन, अमीन होता है NH3 और पेंटा मतलब 5। सेंट्रल एटम कौन सा है,
कोबाल्ट और साथ में क्या है, एक्वा। तो पहले हम लिगेंड्स के नाम लिखते हैं, बाद में सेंट्रल एटम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन +3 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा 0, इसकी ऑक्सीडेशन भी स्टेट भी होती है 0। यहाँ पे कितनी है, +3। तो ऑब्वियसली जो बाहर अनायन आ रहा है उसके ऊपर भी चार्ज कितना होना चाहिए, -3। क्लोराइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है, इसलिए हमने कितने क्लोरीन लिखे हैं यहाँ पे, 3 क्लोरीन लिखे हैं, ताकि +3 और -3 आपस में न्यूट्रलाइज हो जाए। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अगेन अगर हम आते हैं, पेंटामीन, एक्वा, कोबाल्ट और ये क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग complex ions on the complexes on the basis of valence bond theory या वीबीटी के बेसिस पे हमें बताने हैं इनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे होगी। तो अगेन सबसे पहले हमें क्या डिटरमाइन करने की जरूरत है, सबसे पहले हमें डिटरमाइन करने की जरूरत है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है, नेचर ऑफ लिगेंड्स क्या होने वाले हैं, कि वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और उसके बेसिस पे हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन और इसकी शेप डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, चल अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है MnCl4, सेकेंड MnCl4 और बाहर है -2। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 25, कॉन्फ़िगरेशन 20 तक कितनी थी, Ar और 4s2, तो 25 है, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें, मैंगनीज को हमने ले लिया x, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, तो यहाँ पे 4 क्लोरीन है, तो x प्लस -4, ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। कैलकुलेट करा तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। मतलब कि अगर इसके पास 25 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, s ऑर्बिटल से। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, Ar3d5। अगर यहाँ पे आप इसको, अब देखो, अब उसके बाद यहाँ पे बाइंड कौन कर रहा है बेटा, इसके साथ, ये किसके साथ बाइंड कर रहा है, लिगेंड क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन है एक वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं ना, वो बाइंडिंग नहीं करवा सकते। जैसे यहाँ पे 3d ऑर्बिटल है, ये 5 इलेक्ट्रॉन जो 3d5 के थे, ये अनपेयर्ड है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता ना, तो बेटा क्या होता, वो यहाँ पे इनकी बाइंडिंग करवा देता। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीक फील्ड लिगेंड है वो बाइंडिंग नहीं करवा सकता। अब जो यहाँ पे Cl4 मतलब 4 क्लोरीन आने हैं, वो इसके अंदर तो आ नहीं सकते, तो वो 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर आएंगे, तो एक s और 3 p के अंदर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। और जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसकी ज्योमेट्री या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट हमें निकालनी है मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट देखो तो बेटा सिर्फ मैंगनीज की अगर हम बात करें, मैंगनीज के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। तो अगेन फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैलकुलेट करेंगे, ये सेम फॉर्मूला हमने पीछे यूज करा था और वैल्यू भी सेम आई थी, 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा है MnCN6 3-। ये दोनों दिखने में बहुत सेम है, बट हाँ ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे हैं। वो क्लोरीन जो था वो एक वीक फील्ड लिगेंड था, ठीक है, लेकिन साइनाइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो पेयरिंग करवा देता है। अगेन शुरू से शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर मैंगनीज का 25, कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन, फिर 4s2, फिर 3d5। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। Cn की ऑक्सीडेशन होती है बेटा -1, क्योंकि यहाँ पे 6 Cn है, तो कितनी हो गई, -6। दैट मीन्स x -6 इज इक्वल टू -3। कैलकुलेट करोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन आ गई 3, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन +3। ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s2 से जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 3d से। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, Ar3d4, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ये 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे जो लिगेंड आना है वो एक इंपॉर्टेंट बात है, जो लिगेंड आना है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आना है। लिगेंड कौन सा आना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाएगा। तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन को इधर जंप करवा देगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को। तो अब हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो हमें कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ एक, यहाँ एक। ठीक है, अब Cn कितने आने हैं बेटा, Cn मॉलिक्यूल्स आने हैं 6। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला देखो, ये रहा, हाँ जी, Cn के कितने मॉलिक्यूल्स आने हैं, 6। तो जो Cn के 6 मॉलिक्यूल्स आने हैं, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल खाली हैं, 2 इधर आएंगे, फिर एक s के अंदर आएगा और 3 आएंगे p के अंदर। तो मतलब कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3। ठीक है, और जिसमें D2sp3 होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये हमने भी स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा था, जो 6 लिगेंड्स के साथ बाइंड कर रहा होता है ना, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। बोहर मैग्नेटॉन, सॉरी, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे देखें, तो बेटा 3d4 के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फिल करा तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ गई 2.83। So, coming to the last question, calculate the crystal field stabilization energy. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो उसके लिए बेटा एक बार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, कि जो भी d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो 2 में स्प्लिट हो जाते हैं, T2g और Eg में। ठीक है, 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं और 2 ऑर्बिटल ऊपर, और कुछ केसेस में 2 ऑर्बिटल नीचे होते हैं और 3 ऑर्बिटल
ऊपर। तो जब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप पढ़ोगे कि जब ये स्प्लिटिंग होती है तो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं। यहाँ पे हमें एनर्जी निकालनी है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी इस मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। Cn की अभी हमने पढ़ा था -1 होती है, सो x -6 इज इक्वल टू -4। तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई -2, मतलब कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26। नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और 4s2 मिला के होते हैं 20, 3d6 हो गए तो 26। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो कहाँ से जाएंगे 4s से। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्गन के साथ 3d6, मतलब कि अब d ऑर्बिटल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से स्प्लिट होंगे हमें वो देखना है। यहाँ पे जो लिगेंड बाइंड हो रहा है वो है Cn। Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये पेयरिंग करवा देता है। इट कॉजेज लार्ज स्प्लिटिंग फोर्सिंग ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर अप इन द लोअर एनर्जी लेवल। अब जब यहाँ पे ये Eg और यहाँ पे क्या आया T2G, 6 इलेक्ट्रॉन बेटा नॉर्मली तो हम सोचते हैं ऐसे फिल होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करवाता है। तो इस केस में जब यहाँ पे पेयरिंग होगी तो पेयरिंग कैसे होगी, लोअर वाले के अंदर ही 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, जो 3d6 के 6 इलेक्ट्रॉन है वो सारे किसके अंदर चले जाएंगे, T2G के अंदर। और Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0। तो ये हो गई इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन T2G में हैं उसको मल्टीप्लाई करो -0.4 से, और Eg के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करो 0.6 से। ठीक है, प्लस MP का मतलब होता है कि M मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर्म, बाद में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे। अगर हम देखें, हमने अभी देखा बेटा T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए थे 1 2 3 4 5 6, और Eg के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया था। तो T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 0। तो 6 इंटू -0.4 प्लस 0 इंटू 0.6, और यहाँ पे अब जब ये पेयरिंग हो गई तो उसके बाद कितने पेयर्स बन रहे हैं, कितने पेयर्स बन रहे हैं 3। तो M की जगह पे क्या आ जाएगा 3। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ लिगेंड्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एबिलिटी टू कॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जब हम लिगेंड्स को अरेंज कर देते हैं उनकी इंक्रीजिंग पावर के साथ कि वो कितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग करवा सकते हैं, कितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग में वो हेल्प कर सकते हैं, तो वो हो जाती है हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें सीरीज अगर हम देखें, आयोडाइड, ब्रोमाइड, फिर SCN, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, C2O4 2 फिर एक्वा, NCS, जो भी लेफ्ट साइड पे होंगे वो सारे होंगे बेटा वीक फील्ड लिगेंड, वो पेयरिंग नहीं करवा सकते, वो जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और जितने भी राइट साइड पे होंगे, सॉरी, जितने भी राइट साइड पे होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज करो 3d5 था तो ये पेयरिंग नहीं करा सकते, तो क्या होगा T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और Eg के अंदर 2। तो यहाँ पे जो स्पिन मूवमेंट है वो ज़्यादा हो सकती है, ये एक दूसरे में रोटेट ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई फील्ड सॉरी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवाता है। जैसे अभी हमने इसके पिछले पार्ट में देखा कि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन ना बेटा इधर आ जाएंगे और उसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पिन मूवमेंट होगी वो कम हो जाएगी, इसीलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ BCH-CT 137 दिसंबर 25 वाला पेपर। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल पुट द सॉल्यूशंस ऑफ पार्ट B। आई थिंक आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी देन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई नो ये जो है वो इस सब्जेक्ट की फर्स्ट वीडियो है, सो आई विल ट्राई कि मैं बाकी भी जल्दी ही पुट करूँ। थैंक यू सो मच।